गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग जानेंगे कि आर्थिक समस्या के कौन कौन से समस्या हैं। सबसे पहले जाना कि आर्थिक समस्या क्या है। अब हम लोग जानेंगे आर्थिक समस्या की कौन कौन समस्या है। जानते हैं आर्थिक समस्या की कौन कौन समस्या है। तो सबसे पहले जो समस्या आती है आर्थिक समस्या में वो ये आती है कि क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए तो आर्थिक समस्या में जो सबसे पहली समस्या आती है वो आती है क्या उत्पादन किया जाए और कितना मात्रा में उत्पादन किया जाए। मान लीजिए हम कोई आर्थिक क्रिया में जो है कोई वस्तु तैयार करना चाहते हैं या कोई आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते हैं या उत्पादन के क्षेत्र में कोई आवश्यकता है हमारी, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम क्या उत्पादन करें और कितना उत्पादन करें। दूसरी जो समस्या आती वो आती उत्पादन कैसे करें या उत्पादन कैसे किया जाए। पहली तो समस्या आई कि क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा आया कि कितना उत्पादन किया जाए और दूसरा जो आया वो आया उत्पादन कैसे किया जाए। पहली जो समस्या है वो आई क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में की जाए और दूसरी समस्या जो आई वो आई कि उत्पादन कैसे किया जाए। अब जो तीसरी समस्या आती है वो आती है उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए करें या उत्पादन किसके लिए किया जाए। क्योंकि कोई भी चीज किसी न किसी के लिए ही बनाई जाती है, निर्माण की जाती है, कोई चीज व्यर्थ में नहीं बनाई जाती। तो आर्थिक समस्या में तीन समस्या आती है। तो पहला आती है क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा उसी में आता है कि कितना उत्पादन किया जाए और दूसरा जो आता है वो आता है उत्पादन कैसे किया जाए और तीसरा आता है उत्पादन किसके लिए किया जाए। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम कोई उत्पादन करना चाहते हैं, किसी वस्तु को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला आता है चयन कि हम किस वस्तु को बनाएं। मान लीजिए हम एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले समस्या आती है वो आती है कि हम किस चीज़ का व्यापार करें। सबसे पहले हमें ये चयन करना होता है कि हम किस चीज़ का व्यापार करें। तो वही सवाल है क्या उत्पादन किया जाए या किस चीज़ का उत्पादन किया जाए। अब है कि हम कितनी मात्रा में उत्पादन करें कि हमारा जो वस्तु है वो उससे जो हमको जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। क्योंकि कोई भी उत्पादक जो है वही वस्तु तैयार करता है वही वस्तु तैयार करता है जिसमें जो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है और वह उतना ही बनाता है कि वो बिक भी जाए। या मान लीजिए कोई व्यापारी है तो वह उतना ही वस्तु खरीदता है या बेचता है जितना उसका वो जो लाभ प्राप्त हो बेकार नहीं जाए, उसको हानि नहीं हो। तो पहला था ये। दूसरा है उत्पादन कैसे किया जाए। तो उत्पादन कैसे किया जाए, मान लीजिए एक व्यापारी ने डिसाइड किया कि हमें इस चीज़ का उत्पादन, मान लीजिए एक व्यापारी ने ये चयन कर लिया हमें ये चीज़ उत्पादन करना है और हम इतना मात्रा में इसको बनाएंगे। तब आता है कि अब कैसे उस चीज़ को तैयार करेंगे। दूसरी समस्या आती है उसको हम कैसे तैयार करेंगे। मान लीजिए वो तैयारी भी पूरी कर लेता है कि उसको बनाने के लिए, उस वस्तु को तैयार करने के लिए जो भी साधन चाहिए हमको वो वह तैयार कर लेता है। तो फिर जो उसको समस्या उत्पन्न होती है वो ये होती है अब जो हम उत्पादन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, तो ये भी समस्या आती है। क्योंकि मान लीजिए हम बिना ये इस सवाल को जाने कि हम किसके लिए कर रहे हैं, हम इसी वस्तु को व्यर्थ में क्यों बनाएंगे। कोई उत्पादक व्यर्थ में कोई वस्तु तैयार नहीं करेगा। तो ये तीनों का जवाब जो है मिलना बहुत जरूरी होता है आर्थिक क्रिया के संचालन के लिए या किसी अर्थव्यवस्था के लिए। तीनों को हम जो अलग अलग जानते हैं या अलग अलग अब समझेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं
क्या उत्पादन किया जाए के पॉइंट को, क्या उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। हमने कहा, पहले ही बताया, ये चयन की एक समस्या है कि मान लीजिए हम एक उत्पादक या एक फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं, हमारे पास तो ये भी डिसाइड होना चाहिए ना हम किस चीज़ की फैक्ट्री तैयार करनी है, किस चीज़ की फैक्ट्री करें, क्योंकि फैक्ट्री तो बहुत सारी चीज़ की होती है। तो ये डिसाइड मतलब हमको चुनना पड़ता है। तो चुनना मतलब चयन, तो चयन की समस्या है ये, सबसे पहले तो ये चयन की समस्या है। और हमने बताया था पहले वीडियो में, चयन की समस्या जो वैकल्पिक होती है, हमें मतलब विकल्प के तौर पर चुनना पड़ता है। तो इसके जो विकल्प हैं, 3 विकल्प संभवतः होते हैं, 3 विकल्प। तो 3 विकल्प समझते हैं। यह है पहला विकल्प, विकल्प फर्स्ट, यह विकल्प सेकंड, यह विकल्प थर्ड। पहले विकल्प में भी 2 वस्तु हैं या 2 संभावनाएं बनती हैं कि ये पहला जो एक उपभोक्ता की वस्तु जो हम उपभोग करते हैं, जिसका किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं, मान लीजिए हमारे पास भोजन है, उसे किसी दूसरे से नहीं, वो हम उस वस्तु को हम उपभोग कर रहे हैं, वो है उपभोक्ता की वस्तु, ये उपभोग वाली वस्तु, उपभोक्ता की वस्तु। और दूसरा है पूंजीगत वस्तु, पूंजीगत मतलब पहला जो वस्तु जो संभावना बनती है वो बनती है उपभोग करने वाली वस्तु के लिए, दूसरी जो संभावना बनती है वो बनती है पूंजीगत वस्तु के लिए, मतलब ऐसी वस्तु जिससे हमें पूंजी प्राप्त होती है। और या दूसरा जो हो सकता है वो हो सकता है वैसी वस्तु जिसका हम उपभोग करते हैं, जिससे हमें कोई पूंजी प्राप्त नहीं होती। तो वस्तु जो है 2 टाइप में होते हैं आर्थिक क्रिया के अनुसार। पहला जो वैसी वस्तु जिसको हम उपभोग करते हैं, जैसे कपड़ा, भोजन, ये सब उपभोग करने वाली वस्तु हैं, इससे हमें पूंजी प्राप्त नहीं होती है। दूसरा है पूंजीगत वस्तु। तो पूंजीगत वस्तु वैसी वस्तु जिससे हमें पूंजी प्राप्त होती है, जैसे ट्रैक्टर, मशीन, थ्रेसर, इस सब से हमें पूंजी प्राप्त होती है। तो ये जो है पूंजीगत वस्तु है, ये जो है पूंजीगत वस्तु है। दूसरा विकल्प है कि मान लीजिए वस्तु भी 2 प्रकार के होते हैं, ये था उपभोक्ता ग्रहण करने के तौर पर या ग्रहण करने के अनुसार, कि हम ग्रहण किसी वस्तु के 2 तरीके से करते हैं, एक पूंजी के रूप में, एक उपभोग के रूप में। दूसरा है जो हमारे पास अपना पर्सनल जो होता है वस्तु, निजीगत और सामूहिक वाला। पहला है कि निजी वस्तु जो हमारा पर्सनल है, अधिकार का जो दूसरा जो विकल्प होता है वो है अधिकार का, ये वस्तु हमारी है, ये वस्तु। और कुछ ऐसी वस्तु जिस पर हमारा अधिकार होता है, व्यक्तिगत अधिकार होता है, कुछ वस्तु ऐसी होती है जिस पर सामूहिक अधिकार होता है। तो कुछ वस्तु निजी होती हैं, कुछ वस्तु निजी होती हैं, कुछ सार्वजनिक होती है, कुछ वस्तु सार्वजनिक होती है। अधिकार के तौर पर जो है आर्थिक क्रिया में 2 वस्तु होती हैं, एक होती है निजी वस्तु, दूसरी होती है सार्वजनिक वस्तु। निजी वस्तु मतलब जिस पर जो है वैसी वस्तु जिस पर एक पर्सनल इकाई का अधिकार होता है, एक इकाई का अधिकार होता है, और सार्वजनिक वस्तु में बहुत सारी इकाइयों का अधिकार होता है। तो 2 टाइप में वस्तु होते हैं, जैसे कि निजी वस्तु में आते हैं मकान, स्कूटर, फैक्ट्री। जैसे मकान है, हमारा घर है, हमारे पास यदि कोई स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, तो ये सब हमारी निजी वस्तु है, इस पर किसी दूसरे का कोई अधिकार नहीं। और दूसरा जो वस्तु है वो है स्कूल, अस्पताल, पार्क, सड़क, ये सब जो है स्कूल, अस्पताल, पार्क, सड़क, ये सब जो है निजी, ये निजी नहीं है, ये सबके लिए है, तो ये सार्वजनिक वस्तु है, ये सब सार्वजनिक वस्तु है। तीसरा जो विकल्प आता है वो आता है जरूरत के आधार पर। पहला आता है आवश्यक वस्तु, दूसरा है विलासिता वस्तु, आवश्यक वस्तु जो, दूसरा है विलासिता वस्तु। तो कुछ वस्तु ऐसी होते हैं जिनकी हमें पूरी जरूरत है, जिसकी जरूरत हमें हमेशा होती है। कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी हम उसे यूज करते हैं, जैसे कि कार, ये सब की हमें आवश्यकता, ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम कहीं भी जाना चाहें तो हम पैदल भी जा सकते हैं, तो हमें ज़्यादा जरूरत नहीं होती। ये विलासिता वस्तु है, कार, मोटर जो विलासिता वस्तु है, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान, इनके बिना हम नहीं रह सकते। तो ये हमारी बहुत ही आवश्यक वस्तु हैं। लेकिन कार, ये सब हमारी विलासिता की शौक के वस्तुएं हैं कि मान लीजिए हम कार से कहीं जाते हैं, लेकिन हम पैदल भी तो जा सकते हैं, तो ये विलासिता के वस्तु हैं। लेकिन ये जो रोटी, कपड़ा, मकान, ये आवश्यक वस्तु, ये हमें हर हाल में जरूरी होता है।
और विलासिता की वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिनका हमें जरूरत होती भी है, नहीं भी होती है। इनके 3 विकल्प होते हैं और ये 3 विकल्प में जो है चयन की समस्या को उत्पन्न करते हैं कि हम क्या चयन करें और कितना मात्रा में चयन करें। मान लीजिए हमें कोई पूंजीगत वस्तु ही है, मान लीजिए हमें गेहूं को ही उपजाना है, तो उसमें भी अगर हमने चयन कर लिया क्या उत्पादन किया जाए इसका चयन कर लिया, तो मान लीजिए हम गेहूं का फसल उपजाना है हमको, तो अब तो ये भी तो प्रश्न होता है हम कितनी मात्रा में गेहूं उपजाएं कि हमको जो है फसल ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। क्योंकि देखा होगा गेहूं सब का जो फसल वो एकड़ में उपजाया जाता है। छोटी सी जैसे हम जो है आलू प्याज ये सब घर के आंगन में भी छोटे से घर में भी लगा देते हैं तो हो जाता है, लेकिन अगर हम गेहूं को लगाएंगे छोटी सी जमीन पर तो हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा ही नहीं, हमें हानि हो जाएगी। तो यही चयन जो है कितनी मात्रा में करें, तो गेहूं को बहुत ज़्यादा मात्रा में चयन करना पड़ता है हमें। हम यदि चयन करें कि गेहूं की मात्रा हम आलू के इतना हम या छोटी सी ज़मीन पर हम इसका उपजाएंगे तो इससे हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये चयन भी करना पड़ता है, ये भी चयन करना पड़ता है कि हमें उत्पादन क्या करना है, दूसरा हमें ये भी चयन करना पड़ता है कि हमको कितना उत्पादन करना है। जैसे कि हम गेहूँ में चयन करते हैं कि हमें गेहूँ 1 एकड़ में इतना तैयार करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। तो ये थी क्या उत्पादन किया जाए कि जो संभावनाएं जो विकल्प बनती हैं उनकी कुछ उपभोक्ता वस्तु, पूंजीगत वस्तु, निजी वस्तु, सार्वजनिक वस्तु, आवश्यक वस्तु, विलासिता वस्तु, 3 टाइप के वस्तु विकल्प के जो हमें तैयार होते हैं। जो हम कह सकते क्या उत्पादन किया जाए कि जो समस्या में चयन की समस्या में जो है 3 प्रकार के वस्तु विकल्प तैयार होते हैं, 3 प्रकार की विकल्प वस्तु तैयार होते हैं। पहला में जो उपभोक्ता की वस्तु या पूंजीगत वस्तु, दूसरा में जो है निजीगत वस्तु या सार्वजनिक वस्तु, तीसरा जो है आवश्यक वस्तु या विलासिता वस्तु। ये थी क्या उत्पादन किया जाए या कितना उत्पादन किया जाए। उदाहरण से हमने समझ लिया कि हमें इस प्रश्न का समस्या क्यों उत्पन्न होता है। तो अब चलते हैं दूसरी समस्या पर कि हम उत्पादन कैसे किया जाए। अब यदि हमने डिसाइड कर लिया कि गेहूं हमको उपजाना है 1 एकड़ में, हमें अब यह तो भी डिसाइड करना है गेहूं उपजाया कैसे जाए, ऐसे रोक देंगे तो होगा नहीं। तो हमें जो है ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कैसे उपजाना है, तो ये भी जानना हमें बहुत जरूरी होता है। तो ये भी एक समस्या उत्पन्न करती है। तो अभी समस्या का निवारण करते हैं। अब चलते हैं उत्पादन कैसे किया जाए पर। उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन कैसे किया, इसको समझते हैं। उत्पादन कैसे किया जाए। अभी हमने गेहूं का उदाहरण दिया था। यदि मान लीजिए हमने चयन कर लिया कि हमको गेहूं का फसल उपजाना है, अब हमें ये भी तो डिसाइड करना होगा कि हमको गेहूं कैसे उपजाना है। तो चलिए इसका डिसीजन करते हैं। तो वो था चयन का समस्या, उसमें हमें चुनना था कि हम क्या उपजाएं, कैसे कितना उपजाएं, ये समस्या था। लेकिन यहाँ इसकी समस्या नहीं होती है। उत्पादन में जो साधन की समस्या होती है, साधन की या तकनीक बोल सकते हैं, तकनीक की समस्या होती है। सबसे पहले हमने समझा कि क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन में जो हमें चयन की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा जो कैसे में जो हमें समस्या उत्पन्न होती है, तकनीक की समस्या है। हम किस तकनीक का इस्तेमाल करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो उसमें भी चलते हैं। हम जो तकनीक का 2 रूपों में यूज करते हैं, जैसे गेहूं का इस फसल का उदाहरण जैसे समझा था, तो इसमें भी 2 तरह से आते हैं। हम मशीन से थ्रेशर से भूसा निकाल लेते हैं या गेहूं को फसल काट लेते हैं। अब बहुत सारी मशीनें आ चुकी हैं तो उनसे भी हम यूज करके जो है तैयार कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे जो पहले के जो सिद्धांत थे गेहूं फसल उपजाने की, वो मजदूरी थे। उसमें बहुत सारे मजदूर काम किया करते थे। तो इसमें भी जो 2 तरीके तकनीक की समस्या आती है, वो आती है पहली है श्रम की, मजदूरी की, दूसरी आती है मशीन की या तकनीक की। पहली आती है श्रम प्रधान, या बोल सकते हैं श्रम प्रधान, मतलब वैसी फसल जिसमें हम श्रम को ज्यादा महत्व देते हैं, प्रधान मतलब पहले महत्व देते हैं। और दूसरा आता है तकनीक प्रधान, या हम बोल सकते हैं तकनीक प्रधान समस्या। 2 प्रकार के समस्या आते हैं। पहला आता है श्रम प्रधान समस्या, दूसरा आता है तकनीक प्रधान समस्या। पहला आता है श्रम प्रधान समस्या, दूसरा आता है तकनीक प्रधान
समस्या, या तकनीक को जो है मशीन को जो है तकनीक का इस्तेमाल जो है हम पूंजी के रूप में भी करते हैं। ये हम कह सकते हैं पूंजी, क्योंकि तकनीक हम यहाँ यदि लिखेंगे तो तकनीक श्रम भी एक प्रकार की तकनीक ही है, तो इसलिए हम वहाँ पूंजी लिखेंगे। पहला जो है मजदूरी प्रधान, श्रम प्रधान, दूसरा है पूंजी प्रधान। तो श्रम प्रधान में जो है हम लोग जो है श्रम का अधिक मात्रा में यूज करते हैं। जो हम कम पूंजी का यूज करके भी श्रम प्रधान का जो है कर सकते हैं। मान लीजिए हमको ज्यादा मजदूर की जरूरत है, लेकिन मजदूरी में श्रम में होता क्या है, हम खुद से भी मेहनत कर सकते हैं, पूंजी को बचाया जा सकता है। श्रम प्रधान में पूंजी को बचाया जा सकता है, लेकिन पूंजी प्रधान में हम पूंजी को लगाकर जो है उत्पादन करते हैं। इसमें पूंजी को बचाकर उत्पादन करते हैं। पूंजी वस्तु में पूंजी प्रधान में है कि हम जो है पूंजी लगाकर करते हैं। उदाहरण समझते हैं, मान लीजिए गेहूं से जो है हमको बुआई करना है, ये कटाई करना है। मान लीजिए कटाई यदि गेहूं की करनी है हमें या बुआई करनी, तो मशीन से अब बहुत सारी ऐसी तकनीक आ चुकी है, पूंजीगत मशीन आ चुकी है। मान लीजिए हमको गेहूं की कटाई या बुआई करनी है तो हम मशीन से भी कर सकते हैं, या दूसरा आता है कि हम खुद से ही बुन सकते हैं पूंजी बचाने के लिए। मान लीजिए हम खुद से ही बुन सकते हैं, या 2-4 मजदूर लगा सकते हैं जो हमको क्योंकि मशीन जो है हमसे पूंजी लेती है। मान लीजिए हमारे पास पूंजी नहीं है, हम खुद से भी तैयार कर सकते हैं। इसमें जो हमको पूंजी की बचत होती है, इसमें जो पूंजी की बचत होती है, पूंजी की जो इसमें बचत हो जाती है श्रम प्रधान में, लेकिन इसमें पूंजी की लागत हो जाती है। इसमें जो है पूंजी लग जाती है, पूंजी की लागत हो जाती है। उदाहरण यहाँ से समझा कि हमारे पास 2 ऑप्शन थी, या तो खुद कर लें या दूसरा हम मशीन में पूंजी लगाकर, पूंजी मतलब मशीन में हम जो किसी मशीन वाले को पैसा देकर भी हम बुआई कटाई करा लेते हैं, तो उसमें पूंजी लगता है, लेकिन इसमें कोई पूंजी नहीं लगती। इसमें हमको हमारे हाथ में पूंजी होती है, हम लगाए या ना लगाए, लेकिन इसमें फिक्स होता है कि हमको पूंजी तो लगाना भी पड़ेगा। कोई फ्री में ट्रैक्टर तो देगा नहीं, या थ्रेसर देगा नहीं गेहूँ काटने के लिए। तो ये है उत्पादन कैसे किया जाए। तकनीक की समस्या के 2 संभावनाएं, पहला इसे संभावनाएं नहीं फिक्स होती है, श्रम प्रधान, पूंजीगत प्रधान। हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं। इसमें जो है 2 प्रकार की समस्याएं आती हैं। या ये तो थी कि ऐसी जो गेहूं में दोनों प्रकार के हम चयन कर सकते हैं। ये तो तकनीक में चयन की समस्या है। मान लेते हैं इसमें चुनाव की समस्या, हम पूंजी भी लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। एक आती है जिसमें फिक्स होता है, एक समस्या ऐसी भी आती है तकनीक की समस्या जो फिक्स होता है, जिसमें पूंजी ही पूंजी लगेगी, उसमें श्रम की बहुत ही कम संभावनाएं होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कपड़े का उत्पादन करना है, कपड़े का उत्पादन करने के लिए कपड़े का उत्पादन करना है, तो उसमें हथकरघा, जो हथकरघा को जो श्रम देकर हमें उत्पादन करना होता है, तो हथकरघा जो है वो श्रम के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो श्रम के अंतर्गत जो है उत्पादन करता है, तो यह हथकरघा जो श्रम के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जो है पावर लूम, जैसे बिजली, पावर लूम होता है जहाँ पे बहुत सारे, जहाँ से बिजली हमें आती है घर में, पावर लूम में तो बहुत सारे मजदूर तो काम करते नहीं, वहाँ हमें पूंजी लगानी पड़ती है। ये फिक्स होता है कि इसमें श्रम की कोई संभावना नहीं, बहुत कम होती है, तो ये इसमें पूंजी लग जाती है। ये भी उदाहरण से समझ सकते हैं तकनीक की समस्या आती है, उत्पादन हमको कैसे किया जाना है। तीसरा आप समझते हैं, हमने बताया था तीसरा जो समस्या, उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, इसकी समस्या आती है। जैसे कि हम फसल का उत्पादन करते हैं तो अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं, और लेकिन करते हैं दूसरों के लिए कि दूसरों को अन्न प्राप्त हो जाए और हमको लाभ प्राप्त हो जाए, इसके लिए भी हम फसल का उत्पादन करते हैं। तो यही है उत्पादन हम किसके लिए करें। जैसे किसान जो उत्पादन किसके लिए करता है, हमारे लिए करता है, हमारे भूख को मिटाने के लिए करता है, तो वही है उत्पादन किसके लिए किया जाए। इसमें भी 2 पहलू आते हैं या 2 संभावनाएं आते हैं, 2 पहलू आते हैं या 2 संभावनाएं आती हैं। तो पहला है व्यक्तिगत वितरण, पहला है, इसमें भी 2 संभावनाएं हैं। पहला जो किसके लिए किया जाए, तो इसमें 2 तरह के आते हैं, व्यक्तिगत वितरण,
दूसरा आता है कार्यात्मक वितरण। कार्यात्मक वितरण देखिए, हम उत्पादन कर लिया तो बांटना भी है, हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे, किसके लिए हमने उत्पादन किया है, तो इसके लिए हमें बांटने की जरूरत होती है। कुछ पर्सनल वितरण होता है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जैसे आय वितरण की जो समस्या होती है, पहलू थे, पहला था व्यक्तिगत वितरण, दूसरा था कार्यात्मक वितरण। व्यक्तिगत वितरण में जो आय वितरण की असमानता उत्पन्न हो जाती है। आय समानता मतलब मान लीजिए एक फसल को उपजाने में किसी समाज ने काम किया या किसी समाज के जो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने काम किया, उसमें आय की समानता उत्पन्न होती है कि हमने उसे कितना रुपया दे, कितना प्रॉफिट दे। ये समस्या होती है पर्सनल, ये समस्या पर्सनल होती है कि हम किसको कितना पैसा दे, ये होती है। दूसरा होती है कि हम जो ये सवाल है उत्पादन किसके लिए किया जाता है, इसका प्रश्न इससे सबसे आसान तरीके से मिलता है। मान लीजिए हम उत्पादन किस लिए करते हैं, मान लीजिए किसान जो है फसल का उत्पादन सबसे पहला हम मानते हैं कि वो दूसरों को अन्न देने के लिए, भूख मिटाने के लिए करता है। लेकिन किसान के अगर व्यक्तिगत वितरण के तौर पर देखा जाए तो वह अपने पूंजी के लिए करता है कि हमको जो ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी प्राप्त हो, वह पूंजी के लिए करता है। तो यहाँ पर हमने समझा कि कार्यात्मक वितरण में पूंजीगत वस्तु आती है और इसमें आय वितरण की असमानता नहीं आती। इसमें जो आती है कि आय वितरण की असमानता आती है। मान लीजिए किसी मजदूर ने हमारे जो है फसल उपजाने में काम किया, ये आवश्यक नहीं कि सबको बराबर बराबर पैसा या आय दिया ही जाए, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कितना कितना दें। और दूसरा समस्या जो है वो कार्यात्मक वितरण की समस्या है, जिसमें हमें ये समस्या होती है कि हम किसके लिए उत्पादन कर रहे हैं, पूंजी के लिए कर रहे हैं या हम बोल सकते हैं मजदूरी के लिए कर रहे हैं, श्रम के लिए कर रहे हैं, मजदूरी के लिए कर रहे हैं, श्रम के लिए कर रहे हैं, या भूमि के लिए कर रहे हैं, या बिजनेस बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं उद्यम के लिए कर रहे हैं, साहस के लिए कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं, पूंजी के लिए। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो हम जो है पूंजी के लिए करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हम अपनी मेहनत के लिए करते हैं, कुछ जो है हम जमीन के लिए करते हैं, कुछ जो है हम अपनी उद्यम या उद्योग के लिए भी करते हैं। ये जो चार जो है ये कार्यात्मक में आते हैं कि हम आखिर उत्पादन किसके लिए कर रहे हैं। और इसमें जो व्यक्तिगत में आता है कि जैसे आय वितरण की समानता आती है, तो ये हमारा पर्सनल होता है, हम किसको कितना मजदूरी दें या मजदूरी का जो पूंजी है वो हम किसको कितना दें, तो ये आता है। ये है कि ये हमारा पर्सनल डिसीजन होता है। और ये होता है कि ये हमारा लाभ होता है, ये खुद का लाभ होता है, ये जो है हमारा खुद का लाभ है कि हम अपने खुद के लाभ के लिए जो है उत्पादन कर रहे हैं। और इसमें है कि हमको जो खुद का जो लाभ हुआ उससे हम कुछ इसको भी मजदूरी देंगे, जो हमने फसल उपजाने में खेत में काम करवाया था। तो हमारा पर्सनल प्रॉब्लम हो जाता है, हम किसको 200 रुपया दे, किसी को 300 रुपया दे, या सभी को बराबर बराबर का हक दे, तो ये खुद का डिसीजन होता है। तो अब आप समझ गए होंगे, जैसे मान लीजिए हमने कोई फसल तैयार की, तो हमने फसल किस लिए उपजाया, अपने खुद के लाभ के लिए, मतलब पूंजी के लिए उपजाया था, पूंजी के लिए। लेकिन उस पूंजी को बनाने में हमने अकेले तैयार नहीं किया था, उसमें बहुत सारे मजदूर भी काम किए थे। मान लीजिए उस बहुत सारे मजदूर ने काम किया था, तो इसका तो फिक्स नहीं है कि कितना लेगा। तो कुछ मजदूर 200 में ही काम कर लेते हैं, कुछ 300 में ही काम कर लेते हैं, कुछ 100 रुपये में भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम किसको कितना दें, यहाँ पर असमानता हो जाती है, हम किसको कितना दें। तो ये जो समस्या है ये इसके अंतर्गत आती है, व्यक्तिगत वितरण के अंतर्गत। और ये जो हमने जो लाभ कमाया वो तो पूंजी के लिए किया था, जो लाभ कमाया, जो पूंजी कमाया, ये कार्यात्मक वितरण हो जाता है कि हम खुद रख लें या उसका कहीं और जो है आवश्यकता में यूज करें। तो उत्पादन किसके लिए किया जाए, इसके दो पहलू हैं, व्यक्तिगत वितरण और कार्यात्मक वितरण। तो दोनों को समझ गए होंगे, उदाहरण से भी समझ गए। मान लीजिए हम एक फसल तैयार किसके लिए करते हैं, अपनी पूंजी के लिए करते हैं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी प्राप्त हो, और उस पूंजी से जो है व्यक्तिगत वितरण जो है तैयार होता है कि हम किसको कितना क्या दें। तो ये वितरण भी होता है क्योंकि हमारे जो कार्य है वो अकेले संभव नहीं होता, वो सिर्फ हमसे ही जुड़ी नहीं होती, उसमें साथ में काम करने वाले भी उसमें भागीदार होते हैं। तो इसलिए जो दो प्रकार के वितरण बट जाते हैं,
एक जो जिससे हम अपना पूंजी कमाते हैं, लाभ कमाते हैं, एक दूसरा होता है जिससे लाभ से, जो हमारे लाभ से भी किसी को लाभ होता है, क्योंकि हमें लाभ होगा तभी तो हम कुशलतापूर्वक किसी मजदूर को आय वितरण ठीक तरह से कर पाएंगे। तो ये थी उत्पादन किसके लिए कहा जाए, इसकी समस्या। तो हमने तीनों समस्या को समझ गए। तो आगे अब बढ़ेंगे कि आधुनिक तौर पर भी बहुत सारे जो समस्या है उनको हम कल जानेंगे अगले वीडियो में। आज भर के लिए इतना है।